नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार सिंह। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे पहले भी कुछ वीडियोस डाल चुका हूँ। मैं शिक्षक हूँ, पढ़ाता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसको बनाने के लिए मैंने अपने आप को काफ़ी रोका पहले। लेकिन बाद में मुझे लगा कि अपने आप को रोकना वाजिब नहीं होगा। अब चुप रहना थोड़ा वाजिब नहीं है, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। देश में कोरोना के मामले हर दिन बढ़ रहे हैं। लगभग 11,000 डेली दिन प्रतिदिन केस भारत में आने शुरू हो चुके हैं और हम विश्व के चौथे नंबर के सबसे बड़े देश बन चुके हैं कोरोना के मामले में। सरकार अपनी पूरी कैपेसिटी से, पूरे सामर्थ्य से आज टेस्टिंग कर रही है। ये अच्छी बात है। सरकार अपने सामर्थ्य अनुसार इस बीमारी से लड़ भी रही है। ये भी अच्छी बात है। अमेरिका जैसे संपन्न साधन देश आज पहले नंबर पर और हम चौथे नंबर पर। ये गंभीरता का विषय है। सरकार ने कहा कि कोरोना के साथ जीना सीख लीजिए। कोरोना के साथ जीना सीखना है या मरना सीखना है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। आप देखिए कि आज हम 3 लाख के पार पॉजिटिव केसों की संख्या लिए हुए देश में हैं। जनसंख्या के प्रोपोर्शन पर ये काफी कम लगता है। सरकारें दलील दे रही हैं कि इटली में, स्पेन में ये संख्या कम थी। जनसंख्या उनकी कुल जनसंख्या कम थी, जिसके प्रोपोर्शन में, इसके अनुपात में पॉजिटिव केसों की संख्या ज्यादा थी। लेकिन आप एक चीज को समझिए जो बहुत जरूरी है, वो ये कि जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं और हमारा हेल्थ सिस्टम चरमरा रहा है, वो कुछ समस्याएं खड़ी कर रहा है। देश में जो मुख्य समस्या है, जो कोरोना संकट में हमें दिखाई दी, वो स्वास्थ्य और बेरोजगारी की है। मैं आज की सरकार को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मान रहा हूँ। मैं सभी सरकारों को इसके लिए जिम्मेदार मानता हूँ, जो पूर्व में भी रही। वो जो सत्ताधीन है, वो भी कोई पहली बार नहीं है। पिछले 5 साल से, 6 साल से उनकी भी सरकार रही। हमारे यहाँ पर हेल्थ का सिस्टम बहुत कमजोर रहा है शुरू से। शिक्षा भी आता है। सरकारी शिक्षा और सरकारी स्वास्थ्य का जो जो हमारे यहाँ पर जो सिस्टम है, वो बहुत ही कमजोर रहा है। नतीजा क्या हुआ कि इस पैंडेमिक, इस महामारी की कंडीशन में हमारा हेल्थ सिस्टम पूरी तरीके से चरमरा गया। भगवान ना करे कि हाँ, अमेरिका जैसे हालात हो तो क्या होगा। आप सिर्फ कल्पना कीजिए, दिल्ली जैसे राज्यों में, दिल्ली जैसी जगह पर, मुंबई जैसी जगह पर जहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, वहां पर हेल्थ सिस्टम चरमरा गया। दिल्ली जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ से ज्यादा है, वहां 20,000 के पार आंकड़ा है पॉजिटिव्स का, कोरोना पॉजिटिव्स का। ये जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी वहां पर जो हेल्थ सिस्टम है, वो चरमरा गया है पूरी तरीके से। आप समझिए, यदि यही स्थिति पूरे देश में हो जाएगी तो क्या होगा? दिल्ली जो देश की राजधानी है, जहां देश के सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल्स हैं, अस्पताल हैं, वहां लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं। स्वास्थ्य के नाम पर, इलाज के नाम पर सरकारी अस्पतालों से लोगों को प्राइवेट अस्पतालों को धकेल दिया जा रहा है। और प्राइवेट अस्पतालों की कीमत 25,000, 30,000, 35,000, आईसीयू में गए तो 50,000, वेंटिलेटर पे गए तो 70,000 प्रतिदिन। ये किसी के सैलरी पैकेज हो सकते हैं 1 महीने के। ऐसे में जनता क्या करे?
आप देखिए यूट्यूब पर, देखिए फेसबुक पर, लोग हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, जो इससे त्रस्त है। अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, वो भी सरकारी अस्पताल में। सरकारी अस्पताल में अच्छे इलाज का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है। ये मैं नहीं कहता, ये संविधान कहता है। हमारे संविधान में लिखा है प्रत्येक नागरिक को सरकारी अस्पताल में अच्छे इलाज का अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। अगर हमारा इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं हो रहा है, तो क्या ये जनता के मूलभूत अधिकार का हनन नहीं है? कहाँ है राज्य सरकारें? कहाँ है केंद्र सरकार? क्या दिल्ली के लोगों ने, क्या महाराष्ट्र के लोगों ने केंद्र सरकार को वोट नहीं दिए थे? हम आम जनता होने के नाते हर बार मरते हैं। दंगों में मरते हैं, भूकंप में मरते हैं, सुनामी में मरते हैं, महामारी में मर रहे हैं। टैक्स हम भरते हैं, सबसे पहले मरते भी हम ही हैं। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं, जो टैक्स हम उन्हें कमा के देते हैं उसका सही से वितरण किया जाए? हमारी सरकार सिर्फ 21 दिन हमें बैठकर नहीं खिलाती, सिर्फ 21 दिन। हमारे देश का पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चरमरा गया, लोगों ने पलायन कर दिया। सरकार बड़े बड़े बफर स्टॉक के दावे करती है, सालों के अनाज के भंडारण के दावे करती है। कहाँ है वो अनाज? सरकारों ने कहा था कि हमने आइसोलेशन बेड्स बनाए हैं रेलवे में। कहाँ है वो रेल के बेड्स? कब आएंगे वो? जब मर जाएंगे लोग। आज देश में 10,000 के आसपास डेथ हो चुकी। रोजाना 250 से 350 लोगों की मृत्यु हो रही है। हर 24 घंटे में 10 लोग, हर घंटे 10 लोग मर रहे हैं, हर घंटे। अगर कोरोना की स्थिति गंभीर नहीं है, तो लोग मर क्यों रहे हैं? पिछले 3 से 4 महीने में ये संख्या 10,000 क्यों पहुंच गई? सरकारों का कहना है कि बाकी देशों में तो मौतें इससे भी ज्यादा हो। क्या ये वाजिब है? ये वाजिब जवाब होगा? नहीं। आज इस चीज को समझने की जरूरत है कि हमारा इलाज सरकार द्वारा किया जाए, हमें प्राइवेट अस्पतालों की तरफ क्यों धकेला जाए? दूसरा, कोरोना पर पूरे तरीके से रोक लगाने के लिए सरकार भरसक प्रयास करे। लॉकडाउन को खोल दिया गया, अनलॉक कर दिया गया, सिर्फ टैक्स कमाने के लिए जनता को छोड़ दिया गया, चाहे वो मर जाए। ये साल 2020 है। आज से ठीक 100 साल पहले गांधी जी ने इसी देश से असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, अंग्रेजों के खिलाफ। आज उस आंदोलन को 100 साल हो रहे हैं। आइए हम भी इस साल एक आंदोलन करें, सहयोग आंदोलन। आपसी सहयोग करें, कम्युनिटी कोऑपरेशन करें, एक दूसरे का सहयोग दें। कोई बीमार है तो उसकी देख रेख करे। अगर अस्पताल में सरकार उसे भर्ती नहीं कर रही है तो उसके लिए प्रेशर बनाए प्रशासन पर, सरकार पर, और सरकार को जताएं, देश को जताएं कि हमारे मूलभूत अधिकार का हनन क्या ऐसे ही होता रहेगा? क्या हम तब जागेंगे जब हम में से कोई मरेगा? क्या हम तब जागेंगे जब हमारा कोई अपना मरेगा? मरने से बेहतर कुछ करना है। कुछ करके मरे या मरे ही ना। सरकारें आज सब शैक्षणिक संस्थान, सब काम के संस्थान खोले हुए हैं। शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की लगातार बात चल रही है, जहाँ देश का भविष्य पड़ता है। सोच के देखिए क्या हालात होंगे।
क्या सरकार अपना मानसून-कालीन सत्र करेगी? वो भी पूरी कैपेसिटी से? पूछिएगा सरकार से। न्यूज़ीलैंड जैसे छोटे से देश ने कोरोना पर काबू पा लिया। महज़ 38-39 साल की एक प्रधानमंत्री जो महिला हैं, उन्होंने अपने देश को कोरोना मुक्त कर दिया। क्या हम अपने देश के हर डिस्ट्रिक्ट को न्यूज़ीलैंड नहीं मान सकते? इतनी जनसंख्या है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में। क्या रोका नहीं जा सकता कोरोना? सोचिएगा, विचार कीजिएगा। धन्यवाद।